हाँ प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में जिसका नाम है यकीन 2.0। तो यार सभी बच्चे पहले ये बताएं, क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है या नहीं? क्या सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो दिख रहा है? मैं साफ सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, यकीन 2.0 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस, खुश रखता। चलिए, सब कुछ दिख रहा है तो चलो यार आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स में लेक्चर नंबर 4 है। तो थर्मोडायनेमिक्स में लेक्चर नंबर 4 में हम जो कुछ भी करेंगे उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्यूएसडी करें। तो सभी बच्चे थर्मोडायनेमिक्स का रिवाइज करके आए होंगे। सभी बच्चे थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज करके आए होंगे। मैंने आपको कहा है कि जब तक थर्मोडायनेमिक्स चले तब तक नोटबुक को डेली रिवाइज करो, नोटबुक को डेली रिवाइज करो। तो यदि आप ये काम आप करके आए हो तो आज हम दोनों लोग मिलकर धमाल मचाते हैं। चलो फिर आ जाओ, क्वेश्चन दिया जाए, जल्दी से अपनी नोटबुक और कॉपी पकड़ लो और टेबल कुर्सी पे आ जाओ। नोटबुक और कॉपी पकड़कर टेबल कुर्सी पे आ जाओ। हाँ बेटा, हाँ। अच्छा, अरे हाँ यार, ये तो मैं भूल गया। आज लिख देता हूं, जैसे ध्यान रहे। अच्छा होगा, बच्चे ने बोल दिया है, मैं यहां पे लिख देता हूं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का लेक्चर आपको कल आपके पास अपलोड हो जाएगा, है ना? मैं भूल गया हूं, भूल गया था। और केमिकल काइनेटिक्स का टीएचडी, ये भी कल अपलोड हो जाएगा। कल टाइम मिलेगा, ठीक है? तो दो चीजें आपको कल अपलोड करा दूंगा, मतलब आज रात तक उनको भेज दूंगा तो वो कल अपलोड कर देंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बचा हुआ पार्ट, ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स का टीएचडी। क्लियर है? यस, सीएचडी पहले से ही अपलोड है। चलो बच्चों, फिर क्यूएचडी करते हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये है। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो ये है। आप सभी को मैं पूरे 60 सेकंड देता हूं, बताना है। हाँ, कल कल बैच की छुट्टी होगी। कल बैच की छुट्टी होगी मेरे हिसाब से। मेरे पास अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर मेरे हिसाब से होगी। आइए बताइए, ए से बी गए, बी से सी गए। ए पर प्रेशर इतना है, जादू हो गया है। ठीक है, अब देखिए, फिर कुछ ना कुछ होगा। अभी ये देख, अब सही चलेगा। देखो, ए पर प्रेशर इतना है, वैल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है। बी पर प्रेशर इतना है, वैल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है। सी पर प्रेशर इतना है, वैल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अबव प्रोसेस। तो बताइए। यस, बहुत सारे बच्चे या सारे बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। मैं भी देखता हूं सी आंसर है या नहीं। देखो, टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री, 300। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, 300 केल्विन, 300 केल्विन। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो यार ये गलत हो गया, बाकी ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें डेल्टा यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें भी डेल्टा यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब जरा देखो यार,
प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये देखो, ये देखो, तो इसका मतलब वर्क की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगी, वर्क की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगी। तो जैसा बच्चों ने कहा वही मैं भी कह रहा हूं, आंसर जो होगा सी होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वर्क तो होना ही होना है, वर्क तो होगा ही होगा। अब आ जाओ क्यूएसडी नंबर 2 में। क्यूएसडी नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर यह है और इसमें आप सबको मिलेंगे सिर्फ 40 सेकेंड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर आइडियल गैस present in 10 liter container at 2 atmospheric pressure and 300 Kelvin temperature. dV upon dt at T equal to 0. dH upon dt at P does not equal to 0. dH upon dV at T equal to 0. All is correct. कौन सा सही है? जनता जरा फास्ट आंसर दो। यस 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 यस, बहुत सही दोस्तों, खतरनाक खिलाड़ी हो। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये इंटरनल एनर्जी लिखी है ना, भाई ने ध्यान नहीं दिया, ये यू है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ सकता क्योंकि गैस आइडियल है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच में भी चेंज नहीं आ सकता क्योंकि गैस आइडियल है। तो ये दोनों सही लिखे हैं। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ना तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है ना इंथैल्पी चेंज होती है, और यदि टेम्परेचर वेरिएबल है तो ये चेंज जरूर होगी, जीरो नहीं होगी। तो ये भी सही है। यहां पर देखो टेम्परेचर वेरिएबल है, तो यदि टेम्परेचर वेरिएबल है तो डेल्टा एच में कुछ ना कुछ जरूर चेंज आएगा, जीरो नहीं होगी। तो ये ऑल सही है। यस। अब बच्चों की डिमांड है कि सर आप पूछ लो अपना फेवरेट क्वेश्चन, तो बताओ दो में से कितने सही, दो में से कितने सही? यस, दो में से कितने सही? 2 out of 2, 2 out of 2, 2 out of 1, mostly 2, mostly 2, mostly 2। बहुत सही, बहुत सही बच्चों। बहुत सारे बच्चों के दो सही हैं, इक्का दुक्का है जिनके एक सही है, और एक कह रहा मैं क्लास में अभी आया हूं। तो कोई बात नहीं, तुम पीछे से लेक्चर देखना चालू करो, 10 मिनट पीछे जाओ, शुरुआत से लेक्चर देखना चालू करो, 20 से मत कूदो। आप पहले ये क्वेश्चन करिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही बच्चों। चलो फिर आज की प्रोग्राम को चालू करते हैं। अब आज का प्रोग्राम था क्या? लास्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस कर रहा था क्या? इंथैल्पी। तो उसी चीज से मैं आपको डिस्कस करता हूं और थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूं। मैं इंथैल्पी डिस्कस कर रहा था, तो इंथैल्पी के हम लोगों ने 3 केस बनाए। मैं क्या डिस्कस कर रहा था? इंथैल्पी। और इंथैल्पी हम लोगों ने कैसे डिस्कस की? देखो ये मैंने आपको बताया कि यार देखो H इक्वल टू होता है हमारा U प्लस पीवी, ऐसे। अब फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई ऐसे। यहां तक हम लोग पहुंच गए थे, इस जगह तक। अब जरा गौर से सुनते जाइए और इस बात को समझते जाइए, ठीक है? देखो जरा बच्चों क्या है यहां पर, देखो क्या लिखा है? डी। डी का मतलब डिफरेंशियल। यदि प्रेशर, गौर से देखो, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा DH इक्वल टू DU प्लस PdV। इसका मतलब ये फार्मूला जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर चलता है, ये फार्मूला कांस्टेंट प्रेशर पे चलता है। अच्छा, यदि प्रेशर वेरिएबल है तो क्या होगा? यदि बच्चों प्रेशर वेरिएबल है तो ये फार्मूला फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे, क्योंकि प्रेशर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है। अब यदि किसी बच्चे ने पीवी की जगह एनआरटी रख दिया तो ये फार्मूला फिर ऐसे हो जाएगा।
ये देखो, ये फार्मूला फिर ऐसे हो जाएगा। अब इसमें जरा केस देखो, देखिए अब धीरे से आपको और बातें बताता हूं, ध्यान दीजिए। अब इसके कितने केस पॉसिबल है देखो, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए एक पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ टी वेरिएबल हो। अब टी वेरिएबल है तो इसका मतलब नो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होगी तो मोल चेंज हो जाएंगे। नो केमिकल रिएक्शन अकर्स, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। नो फेज चेंज, क्योंकि फेज चेंज होंगे तब भी मोल चेंज हो जाएंगे। नो फेज चेंज। तो यदि टी वेरिएबल होगा तो ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा, भाई आर पहले ही कांस्टेंट है और एन को आपने कांस्टेंट कर दिया, तो ये फार्मूला कैसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है कि ना, देखते जाओ। और यदि बच्चों एन वेरिएबल है तो ये फार्मूला फिर ऐसा हो जाएगा। और एन तब वेरिएबल होता है जब रिएक्शन होती है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन अकर्स। केमिकल रिएक्शन होगी तो मोल चेंज हो रहे होंगे, ये देखो, और फेज भी चेंज हो सकता है। फेज भी चेंज हो सकता है, ऐसा। इतनी बात क्लियर हुई। हम लोगों ने क्या किया, जरा देखो कब कौन सा फार्मूला लगता है, जरा देखते जाइएगा। हमारा मेन फार्मूला ये है, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये फार्मूला ऐसा हो जाएगा, प्रेशर वेरिएबल है तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने पीवी की जगह एनआरटी डाल दिया। एनआरटी में यदि टी को वेरिएबल है तो ये फार्मूला ऐसा, एन वेरिएबल है तो ये ऐसा। अब एन कब वेरिएबल होगा, एन तब वेरिएबल होगा जब रिएक्शन होगी। अब गौर से देखो, इस फार्मूले को और आगे बढ़ाते हैं, इस वाले को। देखो बच्चों, इस फार्मूले को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, इस फार्मूले को हम और आगे कैसे बढ़ाते हैं। गौर से देखना, यदि जो हमारी गैस है, यदि गैस है तो देखो क्या होता है, यदि गैस है तो dV डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये फार्मूला इसी तरह से काम करता है, DH इक्वल टू होता है dV प्लस PdV, ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि DH या तो DU के बड़ा होगा या DH DU से छोटा होगा, इनमें से कोई एक काम होगा। क्यों, यदि dV की वैल्यू निगेटिव है तो यार ये छोटा हो जाएगा, और ये dV की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये बड़ा हो जाएगा। dV इक्वल टू पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, और dV इक्वल टू निगेटिव है तो ये ऐसा होगा। अब जरा गौर से देखो, यदि कोई लिक्विड है और कोई सॉलिड है तो वहां पर चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो निग्लेजिबल होता है, मतलब ये लगभग 0 के आसपास होती है। तो उस केस में डेल्टा H और डेल्टा U लगभग बराबर होते हैं। यदि कोई ऐसा सिस्टम है जो लिक्विड है या कोई ऐसा सिस्टम है जो सॉलिड है, तो बच्चों वहां पर डेल्टा H और डेल्टा U लगभग बराबर होंगे, क्योंकि DU की वैल्यू टेंस टू 0 होगी। हम सारा का सारा गैस पढ़ते हैं, गैस पढ़ते हैं, इस वजह से हम ये वाला फार्मूला पढ़ते हैं, DH इक्वल टू DU प्लस PdV।
मगर यदि लिक्विड है, देखो लिक्विड का मैं बताता हूं जरा समझना। इस बोतल में पानी है, ठीक है, सपोज करो ये 500 ml तक भरी हुई है, इसका टेम्परेचर अभी 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि 16 से बढ़ा के 17 कर दे, यदि 16 से बढ़ा के 17 कर दे, तो बताओ डेल्टा वी में कितना चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है। सॉलिड और लिक्विड जब तक फेज नहीं चेंज करेंगे तब तक उनका डेल्टा वी लगभग जीरो ही रहेगा। क्यों? सॉलिड और लिक्विड में चाहे प्रेशर बढ़ाओ चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ, उनके वॉल्यूम में चेंज निग्लेजिबल होता है, उनके वॉल्यूम में चेंज निग्लेजिबल होता है। तो यदि हमारा सिस्टम लिक्विड और सॉलिड है तो डेल्टा वी की वैल्यू टेंस टू जीरो होगी, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये जितना भी फार्मूला हम पढ़ते हैं कि डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी होता है, ये गैस के लिए है, क्योंकि गैस का डेल्टा वी कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि गैस रैंडम मोशन कर रही होती है। तो देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, जरा गौर समझो। H इक्वल टू होता है U प्लस पीवी, डिफ्रेंशिएट किया, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये फार्मूला है DH इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। इसका मतलब DH इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी किस जगह लगाया जाता है? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, और यदि प्रेशर वेरिएबल है तो ये। हाँ बेटा कमेंट चेक कर रहा हूं, बताओ। फेज मींस स्टेट, हाँ फेज का मतलब स्टेट होता है, फेज का मतलब स्टेट होता है। फेज का मतलब फिजिकल स्टेट होता है। ये देखो अब इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा था ये हमारा सीएसडी है, सीएसडी नंबर क्या था बच्चों? आई थिंक क्या चल रहा था, 6-7 चल रहा था या 5 चल रहा था। अब इस चीज में अभी क्वेश्चन कराएंगे। अब इस चीज को फर्दर आगे डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में, 3 पार्ट में। अभी देखो इसमें और केस है, और ध्यान रखना इस पर खूब क्वेश्चन बरसेंगे आपके पास। देखो बच्चों डी एच इक्वल टू आया डी यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। अब ये डेल्टा एनजी क्या होता है, जरा इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये डेल्टा एनजी क्या है? अच्छा 11 नंबर है, ओहो 11 नंबर है, सॉरी बेटा कहां चला गया? 11 नंबर, ओके। अब देखो बच्चों डेल्टा एनजी मैंने क्या बताया था? डेल्टा एनजी मैंने बताया था टोटल मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एनजी जो है जनरली वो ये है, प्रोडक्ट के गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट के गैस के मोल, सिर्फ गैस गैस। ये देखो अब डेल्टा एनजी देखो क्या क्या बताता है। हो सकता है किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर डेल्टा एच और डेल्टा यू आपस में बराबर हो जाएंगे। हो सकता है किसी जगह का डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब पॉजिटिव हो, तो वहां का डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा होगा, वहां का डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा होगा। वहां का डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा होगा। और यदि डेल्टा एनजी लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है, तो वहां का डेल्टा एच डेल्टा यू से छोटा होगा। ये बात समझ पा रहे हो भाई? जब यहां माइनस होगा तो इसका मतलब इसमें कुछ माइनस कर दो तब इसके बराबर होता है तो छोटा हो जाएगा, और यहां प्लस होगा तो यार इसमें कुछ जोड़ दो तब इसके बराबर होता है तो बड़ा हो है। और डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या है, इनको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, इसको आप इंथैल्पी चेंज बोलते हो। या फिर इसी चीज को यह भी बोला जाता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
इसी तरह से du क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज। मगर बच्चों इसी को हम ये भी बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे। यस, ये देखो। तो यार इतने केस बनेंगे इसके, अब देख लो कितने केस बताए हैं, अच्छे समझ लो। अब पता नहीं कब क्या क्वेश्चन आएगा। बच्चों ने कहा सर क्वेश्चन तो बताओ कैसा आएगा, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। बेटा यदि कंफ्यूजन है तो बताओ कहां कंफ्यूजन है, और थोड़ा सा फोकस करो। मुझे तो कहीं कंफ्यूजन दिख ही नहीं रहा है, गौर से समझो, इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। कंफ्यूजन तो तब है जब बुक में लिखा है, गौर से देखो। यार ये इक्वेशन है, अब ये डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, हमारा पी भी वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है। जब पी कांस्टेंट होगा तो पी बाहर आ जाएगा, तो यही तो फार्मूला बनेगा। इसमें क्या है, अब इस जगह से इधर आ जाओ। यदि गैस है तो गैस में वॉल्यूम चेंज होता है, जरा लिक्विड का वॉल्यूम चेंज करके दिखाओ। एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी लो और उसमें थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो, पानी के ऊपर एक गिलास पानी में प्रेशर बढ़ाओ, जरा देखो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा। या एक गिलास शुगर ले लो, घर में शुगर है, उसमें खूब हाथ से दाबो उसको, देखो जरा वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो यदि हमारा सिस्टम लिक्विड और सॉलिड है तो वॉल्यूम में चेंज आएगा ही नहीं, तो जीरो होगा, तो ये बराबर होंगे। यदि हमारा गैस है तो वॉल्यूम में चेंज हमेशा आएगा, तो ये फार्मूला जैसा है वैसा ही काम करेगा। इसका मतलब ये फार्मूला गैस के लिए है, इसका मतलब ये हुआ। अब यहां मैंने क्या किया, यार पीवी की जगह एनआरटी डाल दिया। तो जब दोस्त पीवी की जगह एनआरटी डाल दोगे तो ऐसा हो जाएगा, आर तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो एक बार हमने टी को वेरिएबल किया, जब टी वेरिएबल किया तो एन क्या हो गया, कांस्टेंट। तो भैया कांस्टेंट चीज बाहर आ जाएंगी, और सिर्फ डिफरेंशियल किसका होगा, टी का होगा। यदि ये बात समझने में दिक्कत आ रही है तो यार इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात एक ही है। अब एन वेरिएबल है और टी कांस्टेंट है, तो भैया आर और टी बाहर आ जाएंगे और डीएन किस में लग जाएगा, डीएन किस में लग जाएगा, एन में। और डीएन बोलो या डेल्टा एन जी बोलो, बात तो एक ही है। ये देखो मोल में कब चेंज आएंगे, जब रिएक्शन हो रही हो। अब फिर मैंने इसको और 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब रिएक्शन होगी, नो केमिकल रिएक्शन मींस, नो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जैसे हमने किसी गैस का सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन तो नहीं हुई। किसी गैस का सिर्फ प्रेशर कम किया, रिएक्शन तो नहीं हुई। नो केमिकल रिएक्शन का मतलब है केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसका प्रेशर चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। अब इसके भी 3 केस हो गए, क्यों, डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। तो जीरो होने पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पॉजिटिव होने पर क्या होगा, जब पॉजिटिव रखोगे तो इसका मतलब इसमें कुछ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। इसमें कुछ जुड़ जाएगा तब ये इसके बराबर है, तो ये बड़ा है। अब माइनस रखोगे तो इसका मतलब इसमें कुछ कम कर दोगे तब इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। बस ये बातें बताइए यार। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा क्वेश्चन करने का, तो अब जरा देखो ये क्वेश्चन, इधर ध्यान दीजिए, गौर से देखो बच्चों। क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू व्हेन द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन देखो लिक्विड है, इज कैरिड आउट एट ए टेम्परेचर टी इज इक्वल टू। अब 1 मोल हेप्टेन का कंबशन कराओगे, हेप्टेन कितना होता है, CH16। अब बच्चों हमने इसका कंबशन कराया, तो कंबशन कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या बनता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या बनता है, वाटर। बैलेंस करो। अब देखो ये लिक्विड है, ये हमारा गैस है, ये हमारा गैस है और ये लिक्विड है। किसी बच्चे ने कहा वाटर को आपने लिक्विड क्यों लिया, जब तक टेम्परेचर ना दिया जाए तो वाटर लिक्विड मान के चलोगे।
हाँ भाई बच्चों, एक बच्चा कह रहा सर कल का अलग था। कल का भी बेटा यही होगा, कल वाली भी स्लाइड दिखा दे क्या? कल का अलग था, एक बच्चा कह रहा है। देखो कौन सा बैच है तुम्हारा? ये बैच है। कल का अलग था कह रहा है। अब इसको मारेंगे बहुत मगर। देखो कल लास्ट कहां पढ़ाया है? ये आ गया। अब इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा, ठीक है। बड़ा किधर से होगा? ये तो छोटा हो गया। ये लो सबसे बड़ा। अब देखो जरा कल का क्या अलग है, इधर देखो आके, नहीं तो बहुत मारेंगे अभी। P इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ये लिखा है, P और V वेरिएबल है तो ये लिखा है, PV इक्वल टू NRT डालोगे तो ये लिखा है। कल और आज में डिफरेंस जानते हो क्या है? कि ये बीच में लिख दिया है और आज यहां लिख दिया है। तो भैया इतना तो तुम समझते ही होगे, इतना भी नहीं समझते हो। अब देखो T वेरिएबल है तो ये लिखा है, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन अकर्स, T कांस्टेंट है तो ये देखो डेल्टा Ng आ गया। ये देखो ये है पार्ट, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा है, यदि सॉलिड और लिक्विड है तो डेल्टा U टेंस टू 0 होगा तो ये आपस में बराबर होंगे। कहां पे अलग है? बात ये है कि हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है कि नहीं देना है। तो मक्कार सिंह आज भी तो वही लिखा है, आज भी वही लिखा है, देखो है। चलो कोई बात नहीं, देखो कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो, मगर हां थोड़ा भैया रिवाइज करके आया करो, चीजों को थोड़ा समझ के आया करो यार, नहीं तो टाइम बर्बाद होता है और कोई बात नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U व्हेन द कंबशन ऑफ 1 मोल हेप्टेन इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू। अब यार सबसे पहले हेप्टेन का कंबशन कराओ। तो क्या मैंने कंबशन में आपको यह पढ़ाया है कि कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑलवेज वाटर बनेगा? ये तो बता रखा है यार। अब बैलेंस करो सबसे पहले। तो जब बैलेंस करोगे, क्योंकि डेल्टा Ng लिखना है, डेल्टा Ng बैलेंस करने से आएगा। 14 और 8, 14 8 कितने होते हैं? 14 और 8 22, 22 होते तो ये 11 लगा। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर वाटर को आपने लिक्विड कैसे माना? मैंने पीछे भी पढ़ाया है इडियोमेट्री में, जब गैसें स्टेट थी, कि यदि टेम्परेचर ना मेंशन हो तो ऑलवेज वाटर लिक्विड माना जाएगा। अब डेल्टा Ng निकालो। डेल्टा Ng की वैल्यू होती है प्रोडक्ट गैस माइनस रिएक्टेंट गैस। अब गैस कौन है ये? तो इसके कितने हैं? 7 मोल है। गैस कौन है ये? इसके कितने? 11 मोल है। तो ये कितना आया? -4 आया। अब वो पूछ रहा है डेल्टा H, ये होता है, और डेल्टा H माइनस डेल्टा U का डिफरेंस पूछ रहा है, वो ये हुआ। डेल्टा Ng की वैल्यू डाल दी आपने 4, तो -4 RT आ रहा है। क्या कहीं -4 RT आंसर है? यस, वेरी गुड बच्चों, -4 RT ये है -4 RT ये है। देख लो, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कैसा क्वेश्चन है? तो हमें डेल्टा Ng निकालना है। बच्चों ने जिद की। अब इस क्वेश्चन को करो आप। देखो ये आपके स्कूल का क्वेश्चन है, मतलब आपके यहां का क्वेश्चन है, तो आप इसको करोगे। ये जो सर्किल बना है ना, वो डेल्टा E है ना? ये ऐसे है, इफ डेल्टा E मतलब इंटरनल एनर्जी, इज द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस एट कांस्टेंट वैल्यू,
कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है वो क्या होती है, डी होती है। द डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर, देन करेक्ट इज डेल्टा ई दी है, डेल्टा एच के लिए फार्मूला पूछ रहा है, कौन सा फार्मूला सही होगा बताओ भाई। यस, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही। अब बी सही है या नहीं, इसके लिए डेल्टा एनजी निकाल लो यार। तो देखो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है, गैस कितने हैं, 2, ये तो लिक्विड है और ये 3, तो भाई प्रोडक्ट माइनस लिक्विड, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना आया, -1। अब -1 आया तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये आंसर आ गया। क्यों, ये लिक्विड है और ये लिक्विड है। यस, वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों का मन कर रहा है कि सर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, हम मानेंगे ही नहीं, दिल मांगे मोर, तो लो भाई मोर चलाओ। यदि बच्चों का मन कर रहा है कि हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो एक और क्वेश्चन कर लो यार, ये रिवर्सिबल का साइन है। फॉर द रिएक्शन डेल्टा एच, अब बताओ डेल्टा एच क्या होगा, है ना, ये सब डी है, डेल्टा है, ये देखो। अब क्या होगा, तो डेल्टा एनजी निकाल लो यार, डायरेक्ट लिख दूं, प्रोडक्ट कितने हैं, ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, तो 2, रिएक्टेंट कितने हैं, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या आएगा, ऐसा कहीं ऑप्शन है, ऐसा कहीं ऑप्शन है, यस 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 यस, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बहुत सही बच्चों। अब जरा देखो, आप क्या है, आप रुकने वालों में से तो हो नहीं, आप रुकने वालों में से तो हो नहीं, मानोगे तो है नहीं, तो एक और क्वेश्चन दे देता हूं इसी बात पे, इसी बात पे एक और क्वेश्चन दे देता हूं, करो जरा क्या क्वेश्चन लिखा है। फॉर द रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज, दोनों का डिफरेंस निकालना है, बताओ। हाँ बेटा, वंस मोर लो, वंस मोर लो, आंसर बताओ, सबको दे रहा हूं 30 सेकंड, 30 सेकंड दे रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 30 सेकंड ज्यादा जरूरत है। 30 सेकंड में आंसर बताइए सब लोग। हम्म, बहुत सही बच्चों। देखो डेल्टा एनजी इक्वल टू कितना आएगा, प्रोडक्ट के गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट के गैस के मोल। प्रोडक्ट कितना है 3, रिएक्टेंट कितना है 1 + 5 -3 है। ये देखो गैस है, ये लिक्विड है, और यहां दोनों गैस है, तो -3 आया, तो ये आंसर हो गया। अच्छा, एक और करोगे, अरे नहीं यार मत करो यार, आगे पढ़ाते हैं, एक और, ओफो, एक और करोगे, एक और करोगे तो यार कर लो यार, कौन मना कर सकता है तुम्हें, लो इसका आंसर बताओ, एक और करोगे तो बताओ भाई जल्दी से। द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए और किलो जूल चाहिए, तो देखो आर की वैल्यू कितनी रखोगे, जूल में ये होती है, मगर ये जूल होती है, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स,
इस बार उसने क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। तो करना तो वैसा ही है। वो पूछ क्या रहा है, डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस। अब एन की वैल्यू कितनी होगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये तो हमारा क्या है लिक्विड, 12 माइनस 16, ये भी लिखते 12 माइनस 15 3। आर की वैल्यू, अब टी की वैल्यू, इसको वो बना लो 298। अब ये सब किस में आया, जूल में। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करो, मैं हथियार निकालता हूं। 3 इंटू 8.314 इंटू 298। अब ये आया 7432.7 जूल। अब इसको कैलोरी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। 7.4 समथिंग कुछ आ रहा है, देख लो। अच्छा ये माइनस का आएगा कि प्लस का, तो ये माइनस का आ रहा है, तो ऐसा कहीं है, ए आंसर। यस, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, ए आंसर है। समझ गए, कर लोगे पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलो, यदि दिक्कत नहीं है तो अब अगली हेडिंग पे चलते हैं, जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। अगली हेडिंग पे चलते हैं। इस अगली हेडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, जरा देखो, हीट कैपेसिटी। बताओ भाई बच्चों, हीट कैपेसिटी क्या होता है, कोई बच्चे बताएगा हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं। यस, हीट कैपेसिटी की डिफिनीशन बताओ। देखो, ये एक आयरन ब्लॉक है, मैंने ये एक आयरन ब्लॉक ले लिया ऐसे। अब इसका क्या है, एम ग्राम है। अब एम ग्राम को मोल में कन्वर्ट करोगे तो मान लो एन मोल है, ऐसे। हीट की कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बिल्कुल सही है। देखो जरा इधर ध्यान दो, हीट कैपेसिटी क्या होता है, मटेरियल है, एक आयरन ब्लॉक है एम ग्राम का, इसमें एन मोल है। अब बच्चों की डिमांड ये है कि सर इसका टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको बढ़ाकर आप T+1 कर दो ऐसे, या इसका टेम्परेचर T केल्विन है, इसको बढ़ाकर T+1 कर दो ऐसे। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही चीज लिखी है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज। दोनों में देखो चेंज कितना है, 1 का ही है। तो एक बच्चे का कहना है कि सर इस ब्लॉक का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ। तो मैंने कहा यार इसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बच्चों ने कहा हाँ देनी पड़ेगी। बस उसी हीट को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना या 1 केल्विन बढ़ाना, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि दोनों में आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, डिफरेंस है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो ये बढ़ाना तो होता है, वो तो डिफरेंस होता है ना। 100 रुपए थे हमारे पास, 100 रुपए थे, 10 रुपए बढ़ाना है तो यार 100 रुपए थे, 10 बढ़ गए, कितने हो गए, 110। अब बताओ ये 10 क्या है, डिफरेंस है ना। तो मेरे पास 10 रुपए थे, मेरे पास 100 थे, और तुमने कहा 10 रुपए बढ़ाना है, तो 10 क्या है, डिफरेंस। तो केल्विन में डिफरेंस लो या सेंटीग्रेड में डिफरेंस लो, उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। कोई बच्चा यहां कंफ्यूज हो सकता है कि सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन बराबर कैसे हो सकते हैं। तो प्रभु ये ऐसे हैं, सपोज करो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब इससे 21 डिग्री सेंटीग्रेड जाना है, तो बताओ डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ।
ये डिफरेंस है। अब इसी को केल्विन में कन्वर्ट कर दो, ये देखो मैंने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर दो, ये देखो। अब बताओ कितना डिफरेंस आएगा? तो अभी भी डिफरेंस 1 ही आ रहा है, चेक करो, है डिफरेंस सेम आ रहा है। अभी भी देखो ये कट जाएंगे जब माइनस करोगे, एक ही डिफरेंस तो आएगा। तो अब गौर सुन लो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देते हो उसी को कहा जाता है हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल या ऑफ सब्सटेंस। तो क्या हुआ? टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ एनी मैटर। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट हम लोग देते हैं उसी को कहा जाता है हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी मैटर को जो भी हीट दोगे उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। उसको क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी मैटर को जो हीट दोगे वो हीट कैपेसिटी होगी। अब मुझे बताना कि हीट कैपेसिटी किसमें ज्यादा लगेगी। मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा है, गौर से देखिए, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं, मेरे पास एक छोटा सा ब्लॉक है आयरन का और मेरे पास एक बड़ा ब्लॉक है आयरन का। ये देखो, इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है और इसको मैंने हीट दी है Q1। इसका भी टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है, सेम टेम्परेचर पे थे, और इसको मैंने हीट दी है Q2। अब Q1 और Q2 क्या होंगे बताओ? आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? बस 2 चीजें मैंने पूछी हैं, आंसर दो। एक छोटा सा आयरन का ब्लॉक है, उसका भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है। एक बड़ा सा आयरन सा ब्लॉक है, उसका भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है। तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी कि अलग अलग? बताओ कौन सा सही है? ए और बी में कौन सा सही है? ए सही है। ए सही होने का मतलब क्या है कि जो हीट कैपेसिटी है वो मास पे डिपेंड कर रही है। यदि तुमने मास बढ़ा दिया है तो हीट कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, और मास कम कर दिया तो हीट कैपेसिटी कम चाहिए। इसी वजह से इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, गौर सुनिएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, गौर सुनिएगा। घर में 1 कप चाय बनाओ तो गैस कम लगेगी कि 10 कप चाय बनाओगे तो गैस कम लगेगी? 1 कप चाय में गैस कम लगेगी, जबकि वो चाय उतने ही टेम्परेचर पे उबलनी है, मगर अमाउंट बढ़ा दिया है तो उतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट लेता है, इसीलिए गैस का सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है? बच्चे कहेंगे सर को किचन का बहुत आइडिया है। बेटा ऐसा ही होता है, किचन का आइडिया बहुत ऐसा ही होता है। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हीट कैपेसिटी अमाउंट डिपेंड। हाँ यार बच्चे जो है घुस जाते हैं, और क्वेश्चन भी ऐसा पूछा है ना कि तुम अचानक वो हो जाओगे, शॉक हो जाओगे। ये पूछना था क्या मैं टीवी देख सकता हूं? मैंने कहा यार ये लो, यहां पे हम हीट कैपेसिटी में चल रहे हैं और इनको टीवी देखने की पड़ी। मैंने कहा जाओ यार मस्ती करो, अभी तुम्हारा मेडिकल IIT नहीं चल रहा है, खेल लो जितना खेलना है। अच्छा देखो, अब हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
मास पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है। क्यों? तुम मास चेंज करते हो तो इसकी वैल्यू चेंज होती है। छोटा ब्लॉक लेते हो तो कम वैल्यू लग रही है और बड़ा ब्लॉक लेते हो तो ज्यादा लग रही है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और बेटा ये पाथ फंक्शन भी है साथ में। ये देखो, अब बच्चों ने कहा सर इसका फार्मूला क्या आएगा, तो गौर से देखो इसका फार्मूला क्या आएगा। देखो डीटी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, डीटी टेम्परेचर राइज करने के लिए सपोज करो हमें क्यू एनर्जी देनी पड़ी, क्यू हीट देनी पड़ती है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? Q अपॉन dt। dt मतलब टेम्परेचर चेंज। तो यार यही क्या हो गया? हीट कैपेसिटी हो गया। तो हीट कैपेसिटी का फार्मूला आ गया Q अपॉन dt। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देते हैं उसी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। हाँ, अपनी तरफ से कभी वो ऑन नहीं करते हैं, कोई चीज पूछ के ही करते हैं, कोई भी काम हो पूछ के करते हैं, मगर अपनी तरफ से ऑन नहीं करेंगे, पूछ के करेंगे। हाँ, मगर बदमाश तुम्हारे और हमारे बराबर ही हैं। चलो इधर आ जाओ। C इक्वल टू क्यू अपॉन dt आ गया। C इक्वल टू क्यू अपॉन dt आ गया। भाई dt टेम्परेचर राइज करने के लिए क्यू हीट दे रहे हो, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट दोगे? Q अपॉन dt। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोस्त 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट दे रहे हो वो हीट कैपेसिटी है। तो ये फार्मूला हो गया हीट कैपेसिटी का। ये फार्मूला हो गया हीट कैपेसिटी का, Q अपॉन dt। अब जरा देखना दोस्त, घुमाने जा रहा हूं मतलब क्वेश्चन को, है ना। अब गौर से देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं देखिएगा, इसको कई पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। मतलब बहुत तरह की डिफिनीशन होती है इसकी, और सारी डिफिनीशन बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। मतलब एक थोड़ा इजी होता है, एक बहुत इजी होता है। सारी डिफिनीशन बहुत इजी है, बस आप परेशान ना होइएगा। देखना बच्चों, इधर देखो, अब गौर से देखना। ये तीर ईर बना दे जरा, हेरो हेरो। वो एक बच्चा भी कह रहा था ना कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन एरो का ही था। वो उस बच्चे को बेचारे को कंफ्यूजन एरो का ही था, उसमें उसकी गलती नहीं है ना, मेरी गलती है यार। देखो इसलिए एरो इस बार एकदम सही बना दे। ये देखो, अब गौर समझिएगा बच्चों, ठीक है। हमारे पास फार्मूला है C इक्वल टू क्यू अपॉन dt, और ये फार्मूला किसका है? हीट कैपेसिटी। अच्छा बता सकते हो कितने मटेरियल का मास कितना है? मटेरियल का मास है m ग्राम, और मोल के फॉर्म में कितना है? n मोल। भाई आप ये कह रहे हो ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट देनी पड़ी वो हीट कैपेसिटी है, वो ये है। अभी तक मास फिक्स किया है? नहीं। यदि कोई कह दे m की वैल्यू 1 ग्राम कर दो, m की वैल्यू कितनी कर दी? 1 ग्राम। तो जब m की वैल्यू 1 ग्राम कर देते हो तो इसको बोल दिया जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अब जरा गौर से समझिएगा, 1 डिग्री राइज करने में कितना लगा? इतना लगा। अब बताओ जरा, ग्राम मैटर का टेम्परेचर आपने कितना बढ़ाया है? m ग्राम मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया है, तो तुम्हें कितनी हीट देनी पड़ी? Q अपॉन T। तो 1 ग्राम के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? 1 ग्राम मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे
तो यार कम हीट देनी पड़ेगी, ये अपॉन में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई। m ग्राम मैटर था, m ग्राम मैटर था तो इतनी हीट देते थे, 1 ग्राम मैटर के लिए क्या करोगे, और कम हीट लगेगी। तो अब क्या हुआ, गौर सुनिए, जब मास भी फिक्स हो जाता है ऊपर से कितना 1 ग्राम, तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। डिफिनीशन क्या होगी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ मैटर। अब मैटर 1 ग्राम है, तो देखो फार्मूला भी चेंज हो गया और डिफिनीशन भी चेंज हो गई। अब डिफिनीशन क्या हुई, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मैटर। अब मैटर क्या है, 1 ग्राम है, और इसका फार्मूला क्या बना, देखो इसका फार्मूला क्या बना, इसकी हीट कैपेसिटी को हम S बोलते हैं, और फार्मूला आया Q अपॉन एम डी टी। तो इसको ऐसे कर लो, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी बोल दो या डी टी बोल दो, बात एक ही है, दोनों ही चेंज को डिफरेंस शो करते हैं। ये देखो फार्मूला आ गया। यस, जब 1 ग्राम, जब आप 1 ग्राम मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसको बोलोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी में मास फिक्स नहीं है, मास कुछ भी हो, और यहां पर मास भी फिक्स हो गया। अब गौर से समझो, जब दोस्त आप मास फिक्स कर देते हो ना, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। क्यों, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव। भाई हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास ही तो लिखा है, ये देखो, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या तुम गलत मानोगे, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एम, बाई क्यू अपॉन टी को क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, तो ये क्या हुआ, इंटेंसिव। तो दोस्त ये अब इंटेंसिव हो गया है, अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया है, ये देखो अब ये क्या हो गया है, इंटेंसिव। किसी और दिन लाएंगे, किसी और दिन, पहले पढ़ाई। तो देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अब यहां पर आ जाओ, अब यार यदि 1 मोल के लिए डिफाइन कर दिया जाए तो बोल दिया जाता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। इसका सिंबल होता है सीएम और इसका सिंबल होता है एस। डिफिनीशन क्या होगी, डिट्टो वही डिफिनीशन है, अब बस 1 मोल लिख दोगे। तो हम इधर छाप दें, इधर देखो, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ मैटर। अब मैटर कितना है हमारा, 1 मोल है, ये देखो। अब इसका फार्मूला क्या होगा, तो देखो इसका फार्मूला लिख देते हैं, इसका बॉक्स थोड़ा चेंज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं इसका बॉक्स। हाँ, अब देखो फार्मूला क्या होगा, तो यार अब फार्मूले में क्या होगा, सीएम इक्वल टू क्यू अपॉन एन इंटू डी टी आ जाएगा। तो क्यू इक्वल टू एन सीएम डी टी। बात समझ पाए कैसे, मैं आपको अलग से करा देता हूं थोड़ा सा। देखो C इक्वल टू था Q अपॉन डी टी। अब ये कितने मोल की है, N मोल। N मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज किया तो मैंने इतनी हीट दी थी, इतनी। तो 1 मोल के लिए कितनी देनी पड़ेगी, 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करेंगे तो इतनी देनी पड़ेगी। इस हीट कैपेसिटी को हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, सिंबल हो जाता है सीएम ऐसे। और Q इक्वल टू क्या आ गया, एन
CmDT। और Cm का मतलब क्या है? एक मोल की हीट कैपेसिटी। Cm का मतलब क्या है? एक मोल की हीट कैपेसिटी। तो ये देखो आ गया ये, और ये डिफरेंस। तो Q इक्वल टू N CmDT, मोलर हीट कैपेसिटी एक मोल की। और दोस्त ये भी क्या होगी? ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्यों क्यों इंटेंसिव होगी, बता सकते हो कोई बच्चा? यदि कोई बच्चा बता दे तो मैं खुश हो जाऊंगा यार। कोई बच्चा बता दे कि ये इंटेंसिव क्यों है? हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोल, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव और मोल भी एक्सटेंसिव। ये इंटेंसिव क्यों है? क्योंकि हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोल लिखा है। यस बस, वेरी गुड, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। बहुत सही, पर मोल आ गया। हाँ ये भी ठीक है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बच्चों। अब जरा देखो यार, इसको थोड़ा और चेंज कर देते हैं। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फर्दर दो पार्ट कौन है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम, इसको कहते हैं सीवी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको कहते हैं सीपी। इसको क्या कहते हैं? सीपी। अब हम इस चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो दो पार्ट कौन से हैं? वो दो पार्ट ये है कि वो दो पार्ट ये है कि एक मोल मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे मगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए। एक मोल मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे मगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए। तो इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। अब पूरी हीट कैपेसिटी का फ्लो चार्ट बन गया है। अब जरा गौर से मैं आपको एक रिवीजन मार देता हूं, देखना। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए जो भी हीट मैटर को दी जाती है वो हीट कैपेसिटी बोली जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम मैटर का टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट दी जाती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोली जाती है। 1 मोल मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट दी जाती है वो मोलर हीट कैपेसिटी बोली जाती है। अब 1 मोल मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करा रहे हैं और राइज कराते समय यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर रखा है तो वो बोल दिया जाता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम। 1 डिग्री सेंटीग्रेड मैटर का 1 मोल मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कराते समय यदि हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो उसको बोल देते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्लीज सर क्वेश्चन करा दो सर। आदित्य बेटा, बिल्कुल आदित्य कराएंगे, मगर थ्योरी कवर करोगे तब तो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत सलत करोगे, उल्टा सीधा करोगे। अब पहले थ्योरी होगी देन क्वेश्चन, है ना, देन क्वेश्चन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है भाई? दोनों में हम एक ही मोल ले रहे हैं मैटर और दोनों में एक ही डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है? यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां प्रेशर का कांस्टेंट है। तो क्या होता है, दोनों में बड़ा कौन होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो अब कहानी को आगे ले चलते हैं। ये देखो, अब कहानी को हम लोग आगे ले आए। ये देखिए, ये देखिए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब एक बच्चे ने कहा था सर अब क्वेश्चन कराइए। दोस्त अब हम लोग क्वेश्चन पे ही आ गए हैं। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जरा बताना अच्छे से। ये है हमारा सीवी और ये है हमारा सीपी, ठीक है बेटा? डिफिनीशन दोनों की मैंने लिख दी है।
heat required to increase the temperature of 1 mole of system by 1 degree centigrade, 1 degree centigrade at constant value. Heat required to rise the temperature of 1 mole of the system 1 degree centigrade at constant pressure. अब गौर से देखिए जरा बच्चों, अब दोनों में डिफरेंस बताता हूं, दोनों में डिफरेंस बताता हूं। देखो बच्चों, हमारे पास ये एक कंटेनर है और ये हमारे पास गैस है, क्योंकि हम गैस ही पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, गैस पढ़ते हैं ऐसे। अब इसका टेम्परेचर T था, आपने उसको T+1 कर दिया ऐसे। अब गौर से बताइए, गैस का वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं भाई, कंटेनर में थी, कंटेनर में अभी भी है, गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आपने जो हीट दी है वो किस में लगी होगी? सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में। क्यों? यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बताओ वर्क कितना होगा? जीरो। वर्क कितना होगा? जीरो। तो इसका मतलब इसने वर्क किया जीरो और सारी की सारी हीट किसमें कन्वर्ट हो गई? हीट कैपेसिटी। आपने एक जितनी भी हीट दी वो सब की सब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में लग गई। आपने जितनी भी हीट दी है वो सब की सब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में लगी है। वर्क जीरो क्यों आया? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम सब जानते हैं कि डीवी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। इसको थोड़ा ऊपर नीचे लिख लेते हैं, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखते हैं, है ना? गलत गंदा गंदा लिखने की क्या जरूरत है? कपड़े साफ पहनेंगे हम लोग, है ना, मगर लिखेंगे गंदा, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। ये देखो, तो इसका मतलब आपने जितनी भी हीट दी वो सारी की सारी हीट किसमें गई? सीवी में कन्वर्ट हुई। इतनी बात क्लियर है कि नहीं भाई? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तुमने इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाया है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब यहां पे आओ, यही काम यहां करना है। अब देखना दोस्त, हम लोगों के साथ कितना बुरा होगा। देखो बच्चों, ये गैस है, गौर से समझिएगा। आपने गैस का टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड से T+1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। आपने गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, और कितनी मोल गैस है? 1 मोल गैस है। 1 मोल गैस यहां पर भी थी, 1 मोल यहां पर भी है, मोल में कोई इफेक्ट नहीं है। अब बात बताओ, प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा? यदि तुम गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे, गौर सुनना, यदि तुम गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो कोलिजन बढ़ जाएंगी, और कोलिजन बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और हमें यह काम कैसे करना है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यार प्रॉब्लम यह है कि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर को कैसे कम किया जाए? तो प्रेशर को हम कैसे कम करेंगे? वॉल्यूम बढ़ाकर। अब हम कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा देंगे, कंटेनर का पिस्टन ऊपर की ओर खिसका देंगे, ऐसे 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 ऐसे। अब हम पिस्टन को ऊपर खिसकाएंगे जैसे प्रेशर सेम रहे, प्रेशर बढ़ने ना पाए। क्यों? क्योंकि तुम कह रहे हो 1 मोल गैस को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो कोलिजन बढ़ गई, कोलिजन बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि कोलिजन ही तो प्रेशर है, और प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, हमें ये काम कांस्टेंट प्रेशर पे करना है। तो अब हम क्या करेंगे? गैस क्या करेगी? क्योंकि उसको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, गैस पिस्टन को ऊपर ले जाएगी। क्यों? वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, बॉयल्स लॉ, है ना? तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए गैस क्या करेगा? पिस्टन को ऊपर ले जाएगा। अब गुरु बताओ, काम किसने किया? बताओ, गैस जब पिस्टन को ऊपर ले जाएगी तो क्या गैस वर्क कर रही है या नहीं कर रही है? बताओ, गैस को काम करना पड़ेगा ना। क्यों? पिस्टन अपने आप तो ऊपर जा नहीं रहा है, तो कौन उठा रहा है? कौन पिस्टन को ऊपर ऐसे करके तान रहा है? कौन? गैस। तो गैस को काम करना पड़ेगा, यस या नो? गैस को काम करना पड़ेगा, यस या नो?
यस, वेरी गुड। अब बताओ जरा, अब गौर सुनना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी भाई? टेम्परेचर तो उतना बढ़ाना ही बढ़ाना है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहां भी बढ़ाना था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहां भी बढ़ाना है, गैस भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो टेम्परेचर उतना ही बढ़ाना है तो हीट तो उतनी ही देनी पड़ेगी, मगर साथ साथ में कुछ और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वर्क कौन कर रहा है? गैस। और गैस को वर्क करने के लिए हीट कहां से मिलेगी? और यदि गैस ने अपनी हीट से काम कर दिया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो कुछ और हीट लेगा वो, और वो हीट क्या होगी? ये वाला वर्क डन। तो जब सीपी की बात आती है ना, तो वो क्या करता है? ज्यादा हीट लेता है। क्यों ज्यादा हीट लेता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी बढ़ाता है, साथ साथ में उसको पिस्टन को ऊपर भी ले जाना होता है, तो पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए उसको थोड़ा काम करना पड़ता है, तो उस काम के लिए एनर्जी कहां से आएगी? तो वो ज्यादा हीट लेता है, इतनी हीट ज्यादा लेता है। तो सीपी और सीबी में बड़ा कौन है? सीपी और सीबी में बड़ा कौन है? तो अब आप समझ गए होंगे बड़ा कौन है। यदि मैं पूछूं कि भैया सीपी और सीबी में बड़ा कौन है, तो तुम साफ साफ कह दोगे सीपी बड़ा है सीबी से, है कि नहीं? अब मैं पूछूं कितना बड़ा है, तो क्या बताओगे? सीपी माइनस सीबी इक्वल टू वर्क। ये कौन सा वर्क डन है? वर्क डन बाय गैस टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाय वर्क डन बाय द गैस to rise 1 degree centigrade temperature by 1 mole of a gas. Yes, very good. तो Cp माइनस Cb इक्वल टू W सही है? पक्का? तो W क्या है? वर्क डन है। कौन सा वर्क डन? जो गैस ने किया है। और क्यों करना पड़ा? क्योंकि तुमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया था 1 मोल गैस का, तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए उसको काम करना पड़ा। अब गौर से देखिएगा बच्चों, खेल होने वाला है। अब देखो, हमें ये पता है, हमें क्या पता है? ये मैंने ये फार्मूला पढ़ाया था आपको, ये देखो, ओह सॉरी, ये पढ़ाया था कि नहीं? अब गौर से यहां पर देखो, तुम यार नीचे जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ, अब देखना बच्चों, अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं, है ना, जैसे आप समझ सको। तो यार ये देखो आया सीवी, और सीवी की वैल्यू ये आई, और सीपी की वैल्यू ये निकल के आई। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा सीपी जो है वो छोटा है और सीबी जो है वो बड़ा है ना? ओ साइन उल्टे लगे, साइन उल्टे लगे। इसका मतलब बच्चों ने कहा कि सीवी जो है वो छोटा है और सीपी जो है बड़ा है। पॉइंट नंबर 2, इतनी बात क्लियर हुई? अब अगला पॉइंट समझना, गौर से मेरी बात को समझिएगा बच्चों। थोड़ा मैं यहां आना चाहता हूं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये आ गया, और इसको आपने क्या कह दिया? सीवी कह दिया, डीटी कह दिया। तो इसका फार्मूला क्या आ गया? ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो फार्मूला तो यही रहेगा, मगर इसको हमने सीएम की जगह क्या लिख दिया? सीवी लिख दिया। और ये हीट है, जब ये था तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दिया। और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या कहते हो? डीयू कहते हो। कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को डीयू कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं? अच्छा इधर आ जाओ। अब तुमने क्या किया? तुमने ये किया कि ऐसे कर दिया, Q इक्वल टू एन सीएम डेल्टा टी है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो सीएम की जगह सीपी हो गया। ये सब ऐसे ही है। अब ये क्या थी? ये हीट थी, मगर अब कौन सी हीट है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या कहते हो? इंथैल्पी चेंज कहते हो।
तो देखो ये फार्मूले हमारे आ गए। तो du इक्वल टू एन सीवी डी टी, डी एच इक्वल टू एन सीपी डी टी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसी चीज को मैं इस जगह पे लिख देता हूं। तो इसका फार्मूला बनता है du इक्वल टू एन सीवी डी टी, और ये du किसके बराबर है? ये du इस Q के बराबर है। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा सा सही कर दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको ये कर दो और इसको ये कर दो, है ना। तो अब ये आई वैल्यू, और यहां पर ये वैल्यू कितनी आएगी? Cp इक्वल टू डी एच इक्वल टू एन सीपी डी टी। क्लियर है इतनी बात कि अकेले हम ही पढ़ रहे हैं? क्लियर है इतनी बात कि अकेले हम ही पढ़ रहे हैं? सर कल क्लास होगी? विमल बेटा पता नहीं कल क्लास होगी कि नहीं होगी। वैसे कल मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की क्लास जरूर दूंगा। बस पहले ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं? ये मैंने कैसे लिखा समझ गए? ये मैंने कैसे लिखा समझ गए? ये ऐसे लिखा है, ये देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट, कांस्टेंट प्रेशर की हीट। कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को du बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर की हीट को dh बोलते हैं। यस, ओके। तो दोस्त अब देखो खेल हो रहा है फिर। देखना, यदि ऐसा हो गया है तो अब Cp माइनस Cv इक्वल टू आर का प्रूवमेंट करता हूं। देखो ये चीज आपको पता है, तो यदि यहां पर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको बुरा लगेगा? अरे यार DH का फार्मूला होता है NCP dt, इसका फार्मूला अभी क्या प्रूव करके आए हो? NCV dt, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? NR dt। बच्चों ने कहा कैसे? तो मैंने अभी पीछे देखो प्रूव किया है, PV की जगह NRT लिख सकते हो। तो P अब यहां पे रिएक्शन तो हो नहीं रही है, तो जब रिएक्शन नहीं हो रही है तो मोल तो कांस्टेंट रहेंगे ए, और फिर क्या चेंज होगा? टेम्परेचर। आप यहां टेम्परेचर चेंज कर रहे हो ना, तो ये देखो डाल दिया NRDT। किसी बच्चे को ना समझ में आया हो कि ये कैसे डाला है तो थोड़ा और पीछे चलते हैं। यहां पे देखो, ये देखो कैसे डाला, ये देखो PV की जगह क्या डाल दिया? NRDT डाल दिया। अब टेम्परेचर वेरिएबल है क्योंकि टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये देखो है, तो मैंने उसकी जगह पे डाल दिया है। तो ये देखो, तो PdV की जगह आप ये लिख सकते हो। अब जरा देखो क्या होगा इससे। बच्चों ने कहा इससे होगा क्या? मैंने कहा तो देखो इससे होगा क्या। अब गौर से देखिए बच्चों, dt 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 कट गया, n n n कट गया, तो Cp इक्वल टू आया Cv प्लस R। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R आया, और हमारा क्या आया था? ये आया था। हमारा क्या आया था? ये आया था। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? इस वर्क डन की वैल्यू निकल के आ गई। ये R क्या है? R वर्क डन है। उस वर्क डन की वैल्यू आ रही है। देखो लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर किया और राइट हैंड साइड कंपेयर किया, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्त, सॉरी, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि ये जो वर्क है इसकी वैल्यू R निकल के आई है। ये देखो, और ये कौन सा वर्क डन है? ये वर्क डन की वैल्यू निकल के आई है। ये वैल्यू ऑफ वर्क डन है। ये क्या है? सॉरी, ये है वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द गैस। जो गैस ने काम किया है उस वर्क डन की वैल्यू R निकल के आई है। और ये बच्चों खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। बच्चों को लगता है कि यार Cp माइनस Cv इक्वल टू R है ना, Cp माइनस Cv इक्वल टू R है, मगर वो R जो है उस वर्क डन की वैल्यू है। ये देखो, और इस पर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? अब देखो दोस्त, तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, और जब भी पूछा जाएगा तुम फैल जाओगे।
मतलब करने में जब यदि चीजें अच्छे से क्लियर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। गौर से देखिए, गौर से देखिएगा बच्चों, मैंने लिखा 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन ए क्लोज कंटेनर, ठीक है, इफ क्लोज कंटेनर कैलकुलेट वर्क डन by gas if 1 degree centigrade temperature rise at constant pressure। अब देखो मैंने ऑप्शन दिए, ये देखो 10R R, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू लिख दी। 4/3R 3.45 जूल। अब आंसर बताओ क्या होगा, आंसर बताओ बच्चों। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो तुमको पता ही नहीं होगा कि आंसर क्या टिक करे। तुम क्या करोगे, वर्क का फार्मूला लगाओगे, कोई वैल्यू निकालोगे, और जबकि ये तो तुम पहले से जानते हो कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कर रहे हैं और 1 मोल गैस है और कांस्टेंट प्रेशर पे राइज कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्क कितना करना पड़ता है, आर करना पड़ता है। ये पीछे प्रूफ हो चुका है, ये पीछे प्रूफ हो चुका है। 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे कांस्टेंट प्रेशर पर, तो गैस को प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, आर काम करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू आर निकलेगी। तो बच्चों को लगता है यार इस क्वेश्चन में वर्क का कौन सा फार्मूला लगेगा जिससे 10R आएगा या R आएगा या 4/3R आएगा या 3.45 आएगा, और जबकि उनको पता नहीं है। ये तो वो हमेशा जानते हैं, ये बात तो वो हमेशा जानते हैं, क्योंकि हर बच्चे को पता होता है CP - CV = R होता है, मगर वो R का मतलब नहीं जानता है। यस, वेरी गुड, बहुत सही, खतरनाक काम करते हो यार। ये देखो, अब देखो जरा, जब तुम इतना खतरनाक काम कर ही लेते हो तो एक क्वेश्चन और बताना, एक क्वेश्चन और। CP इज ग्रेटर देन CV, CV, what is the difference of CP minus CV is equal to, एक मिनट, what is the नहीं, CP is greater than CV, the difference of CP minus CV is equal to A, is equal to A, R is equal to work done of a gas, work done by the gas, work done by the, by, एक मिनट, वर्क डन बाय द 1 मोल गैस टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। अब बताओ, अब बताओ इसमें से कौन सा सही है। तो यार बोथ, CP - CV = R होता है,
और आर क्या है, वर्क डन, उसी वर्क डन की वैल्यू तो आर है, तो चाहे ये बोलो और चाहे ये बोलो, क्योंकि इस वर्क की वैल्यू तो आर है, तो वर्क डन बाय द 1 मोल ऑफ गैस टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो फंस जाओगे। यस वेरी गुड, बहुत सही यार, तुम लोग खतरनाक खिलाड़ी हो, तुम नहीं फंसोगे, हम ही फंस जाएंगे। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब यहां पर एक कहानी है, यहां पर एक कहानी है, अब जरा उस कहानी को समझो। अभी भी चेंजेस हैं। देखो बच्चों, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, क्या ये हमेशा के लिए होता है? तो गौर समझिए, ये हमेशा के लिए नहीं है। गैस, लिक्विड और सॉलिड, देखो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर जो होता है वो गैस के लिए होता है सिर्फ, ये जो होता है ये सिर्फ गैस के लिए। ओनली फॉर गैस। ऐसा क्यों? गौर समझिए, आप बताइएगा, अपने आप समझ जाओगे। अब लिक्विड है, तो यदि लिक्विड है तो जरा बताओ, एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी इसमें है, ठीक है, एक गिलास पानी इसमें है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा? ना के बराबर बढ़ेगा प्रेशर। गैस में प्रेशर बढ़ता है क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से टेम्परेचर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें काम करना पड़ता है। मगर जब लिक्विड और सॉलिड की बात आती है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से इसका कोई प्रेशर नहीं बढ़ेगा। यदि आप इसको अभी मेजर कर लो कि इसका प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर, ठीक है, और इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दो, फिर वेपर प्रेशर मेजर करो तो लगभग सेम ही रहेगा, लगभग सेम ही रहेगा। तो यार हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, और जब वर्क नहीं करना पड़ेगा तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये देखो भाई, ये डिफरेंस किस बात का था? वर्क का था, अब वर्क करना ही नहीं है। तो ध्यान रखना, यदि कहीं ऐसा लिख दिया जाए ना कि लिक्विड है और लिक्विड के लिए बताओ सीपी और सीवी, तो लगभग बराबर होंगे। ये सीपी बड़ा जो होता है सीवी से, वो सिर्फ गैस के लिए होता है, वो सिर्फ गैस के लिए होता है। आप देखो लगातार मैंने यहां पर गैस गैस लिखा है, ये देखो, ये देखो 1 मोल गैस, इस क्वेश्चन में भी देखो गैस लिखा है, बाय द गैस, और वहां पढ़ाते समय भी गैस लिखा है, ये देखो, और यहां गैस लिए। तो ये जो आप फार्मूला देखते हो या कॉन्सेप्ट देते हो कि सीपी सीवी से बड़ा है, ये सिर्फ गैस के लिए देखा जाता है और किसी के लिए नहीं होता है ये। तो ध्यान रखना, वो गैस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यों? क्योंकि यदि और कोई है तो इसके लिए मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा। और क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि प्रेशर ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता ही नहीं है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता ही नहीं है, लगभग वही रहता है। गैस में बढ़ जाता है क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से वो कोलिजन के नंबर बढ़ा देते हैं। यहां कुछ नहीं होता है। तो जरा ध्यान रखियो, इसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, इस पे भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो ज्यादा आता नहीं है, थ्योरेटिकल आता है। तो थ्योरेटिकल में बच्चे फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको आर का मतलब ही नहीं समझ में आता है, उनको लगता है बस सीपी सीवी से बड़ा है और वो दोनों का डिफरेंस आर के बराबर होता है। आर गैस कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, और जबकि क्या है, आर गैस कांस्टेंट है मगर उस वर्क की वैल्यू निकल के आ रही है। चलो इतनी बातें बच्चों ने कहा सर समझ गए, आप भैया आगे बढ़ो और बताओ। तो मैंने कहा और बताऊं, बच्चों ने कहा हाँ और बताओ। तो मैंने कहा लो यार एक क्वेश्चन और पलटाओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। सेलेक्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चे कहेंगे सर ये यहां क्यों पूछ रहे हो? आपको ध्यान होगा पहली क्लास में एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल में हीट कैपेसिटी वाले सारे मैंने कटवा दिए थे, तो आज करा दे रहा हूं ना।
सेलेक्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन में क्या है, गौर से देखो, हीट कैपेसिटी। ध्यान है ना सबको। वो टेबल बनवाई क्या थी, मतलब एक क्वेश्चन दिया था जिसमें 30-40 क्वेश्चन एक साथ थे, वहां पर मैंने इनके बारे में डिस्कस करने से मना कर दिया था, तो वो अब कर दे रहा हूं क्योंकि अब इनको पढ़ा दिया है। बताओ इसमें से एक्सटेंसिव कौन है। वहां पर ये चार पांचों लिखे थे, मगर इन पांचों को डिस्कस करने से मैंने मना कर दिया था। पहली क्लास में एक टेबल थी ना, ध्यान है, वहां पर मैंने डिस्कस करने से मना कर दिए थे। क्यों? क्योंकि इन पांचों की डिफिनीशन बतानी पड़ती। पांचों की जब डिफिनीशन बताते तब क्लियर होता। तो पता चला इसी को पढ़ाने में आधे घंटे लग जाते, और यहां पढ़ाना ही था डिटेल में। तो अब मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन पलट के करा दिया। अब ये क्या होता है, ये होता है हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास। और ये क्या होता है, ये होता है हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोल। और ये क्या है, ये भी वही है, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोल। काम तो वही करना पड़ रहा है, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोल। तो ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। तो ये सब हमारे इंटेंसिव हो गए, और ये भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। और ये सिर्फ हीट कैपेसिटी होता है, ये रेशियो नहीं होता है, ये मास पे डिपेंड करता है। बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। तो अब उस टेबल में जाके ये भर लेना मतलब अपनी तरफ से कर लेना उसको, ठीक है, अपनी तरफ से उसको अच्छे से कर लेना, अपनी तरफ से अच्छे से कर लेना। हाँ बच्चों, अब देखिए कोई क्वेश्चन अभी आपके लिए बना है कि नहीं, मतलब मैंने जो किए हैं। चलिए आ जाओ। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। देखो एक क्वेश्चन करोगे बच्चों, एक क्वेश्चन कर लोगे, इस क्वेश्चन को करो। देखो ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है, आपके यहां अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, तो आने की प्रोबेबिलिटी भी कम है। मैं साफ साफ देखो बता दे रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी कम है, मगर आ भी सकता है, मगर आ भी सकता है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम करोगे कैसे, ये देखो। इसको तो छोड़ दो क्योंकि ये तो आईआईटी का है, आप इस क्वेश्चन को पकड़ो जरा। मैं जो पढ़ाना चाह रहा था वो देखो, ऐसा क्वेश्चन आया ना तो तुम कर ही नहीं पाओगे यदि पहले से कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो। और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, गौर से पढ़ना। 1 मोल नॉन आइडियल गैस, 1 मोल नॉन आइडियल गैस अंडरगोज ए चेंज। प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। देखो है विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का चेंज दिया है। अब तुमसे डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है। अब यदि किसी बच्चे को अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं आते तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। आप तुरंत कर दोगे, आप तुरंत क्यों कर दोगे, आपको बताता हूं। आपने अभी ये फार्मूला पढ़ा था कल, कहां चला गया बेटा, सबसे ऊपर आओ। यदि प्रेशर वेरिएबल हो तो फार्मूला क्या लगेगा, ये। आप लोग हमेशा ये फार्मूला याद रखते हो, DH इक्वल टू डी प्लस PdV। आपको प्रेशर वेरिएबल का फार्मूला ही नहीं याद है तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि प्रेशर वेरिएबल पर ये लगता है, प्रेशर वेरिएबल पर ये लगता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये प्रेशर वेरिएबल का केस बना। ये देखो तो क्वेश्चन कहां चला गया यार, ये देखो। तो बच्चे क्या टिक कर देंगे, ये टिक कर देंगे, नॉट डिफाइंड बिकॉज प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। मगर दोस्त प्रेशर वेरिएबल का भी फार्मूला होता है।
वो तो उसने ऐसा ऑप्शन क्यों लिखा, ऐसा ऑप्शन उसने इसलिए लिखा क्योंकि तुमको और बुक में ये फार्मूला दिया है, तुमको हम ये फार्मूला पढ़ाया गया है और बुक में भी ये लिखा है, तो तुम क्या कर दोगे, यही वाला टिक कर दोगे, और जबकि ये गलत आंसर है। आप इस फार्मूले से निकालोगे क्वेश्चन। भाई प्रेशर वेरिएबल है तो प्रेशर वेरिएबल का फार्मूला हम लगाएंगे, वो तो प्रेशर कांस्टेंट का फार्मूला है और इस क्वेश्चन में प्रेशर वेरिएबल है, तो ये देखो 30 आ गया, ठीक है। और ये कितना आया, पी की वैल्यू, फाइनल पी कितना है 4, फाइनल बी कितना है 5, इनिशियल पी कितना है ये, इनिशियल बी कितना है ये, ये देखो। ऐसा कोई आंसर है? तो क्वेश्चन की लेंथ तो बहुत बड़ी नहीं है, बस ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है ये क्वेश्चन, लेंथ बड़ी नहीं है। ये लेंथ की वजह से क्वेश्चन तुमको ना दिया जाए ये नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा हैवी है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा हैवी है। क्यों? क्योंकि तुम लोग पढ़ते हो DH इक्वल टू DU प्लस PdV, मगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब भी कहीं प्रेशर वेरिएबल हो तो तुम ये वाला फार्मूला लगाना, ये वाला लगाना। और ये फार्मूला आप बुकों में नहीं देखते हो क्योंकि जर्नली तुम्हारे यहां आइडियल गैस के क्वेश्चन आते हैं, मगर यदि कहीं प्रेशर वेरिएबल हो तो ऐसा लगा देना क्योंकि तुम्हारे यहां आइडियल गैस के क्वेश्चन आते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल दोनों पे लग जाता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रेयर है कि तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आए, ये भी मैं बता देता हूं कि जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आए, हां मगर कभी कभी पेपर को घुमाते हैं तो दे भी सकते हैं, कभी कभी पेपर को घुमाते हैं दे भी सकते हैं। अब जरा देखो बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी, फिजिक्स में इसकी बहुत जरूरत होती है, थर्मोडायनेमिक्स में फिजिक्स में पढ़ा होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। केमिस्ट्री में इसकी ना के बराबर जरूरत है। केमिस्ट्री में यदि देखो तो केमिस्ट्री में मेरे प्यारे बच्चों मैं बताता जाऊंगा किस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री में कोई जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस मतलब कोई जरूरत नहीं है मेडिकल में। केमिस्ट्री में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है मेडिकल, मगर मान लो कहीं जरूरत पड़ जाए तो बेचारा बच्चा कैसे करेगा, तो उसके लिए मैं इसको पढ़ा देता हूं 5 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके लिए मैं इसको 5 मिनट के अंदर पढ़ा देता हूं, मगर इस पर ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पर बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाता है, फिजिक्स में पूछा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स में। डिग्री ऑफ फ्रीडम पर बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाता है, केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, मगर फिर भी मैं पढ़ा देता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, गौर समझिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल कितने डायरेक्शन में कितनी तरह से मोशन कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल कितने डायरेक्शन में कितनी तरह से मोशन कर सकता है, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके सम को। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी पार्टिकल कितने डायरेक्शन में कितनी तरह से मोशन कर सकता है। तो यार कितनी डायरेक्शन है अपने पास? यदि कोई भी पार्टिकल होगा तो कितनी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है? या तो वो एक्स एक्सिस में मोशन करेगा, या वो वाई एक्सिस में मोशन करेगा, या मेरे दोस्त वो जेड एक्सिस में मोशन करेगा। भाई या तो 1D मोशन होगा या 2D मोशन होगा, या तो वो एक्स एक्सिस में कर रहा होगा या वाई एक्सिस में कर रहा होगा या जेड एक्सिस में कर रहा होगा, या 1D मोशन करेगा या 2D मोशन करेगा या 3D मोशन करेगा। हमारे पास 3 ही तो डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन तो इतनी है, अब मोशन कितनी तरह से कर सकता है? तो देखो हम लोग जो इसमें मोशन कंसीडर करते हैं वो ये वाले करते हैं। एक ट्रांसलेशनल,
ट्रांसलेशनल मोशन, एक वाइब्रेशनल, ये देखो ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन। इसमें से वाइब्रेशनल मोशन को हम कंसीडर ही नहीं करते। तो गौर सुनिए, डिफिनीशन क्या हुई, कोई भी मॉलिक्यूल कितने डायरेक्शन में कितनी तरह से मोशन कर सकता है। तो 3 डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स वाई जेड, हमारे पास डायरेक्शन ही 3 है ना। और साथ साथ में मोशन कितने कर सकता है, ये इसमें से ये वाला कंसीडर नहीं करते हैं। अब जब इसको सम करते हैं तो आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को शॉर्टकट में कहते हैं ये ऐसा। और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम contains 1/2 RT काइनेटिक एनर्जी पर मोल, या फिर 1/2 KT काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्यों, R के इक्वल टू होता है R/Na, गैसीय स्टेट में पढ़ाया था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतनी एनर्जी होती है, पर मोल के फॉर्म में इतनी और इसके फॉर्म में इतनी। अब बच्चों बस आपको ये चीज याद रखनी है, अब जो मैं लिखाने जा रहा हूं ये सब आप ना याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इस टेबल पे हल्की सी नजर रखना, बस इस टेबल पे हल्की सी नजर रखना। यदि कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी, वैसे मैं आपको बता देता हूं जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर यदि पड़े तो आप कर पाओ। मेरा उद्देश्य बस ये है कि यदि आपको जरूरत पड़े तो आप ऐसा ना हो कि नहीं कर पाएंगे, तुम कर पाओ। तो गौर से देखो, आपको बस ये केस याद रखने हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल, ठीक है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, किस टाइप के मॉलिक्यूल की क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, फिर सीवी, सीवी होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम टू आर डी, और ये एफ क्या है, ये एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सीपी क्या होता है, तो सीपी आप सबको पता है सीवी प्लस आर होता है, या फिर F/2 R डिवाइडेड बाई 2 होता है। और एक और चीज आती है ये गामा, गामा को बोलते हैं पॉइसन रेशियो, और ये जो होता है वो होता है CP/CV। और CP और CV की वैल्यू डाल दो तो जरा देखो ये क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम +2 डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन दोनों को डिवाइड करो, F+2 R/2 डिवाइडेड बाई F R/2, R/2 R/2 कट जाएगा तो F+2 डिवाइडेड बाई F। अब जरा देखो इसको कैसे करते हैं, गौर से देखिएगा बच्चों। यदि कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो मोनो एटॉमिक है, यदि हमारे पास कोई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जिसके पास एक ही एटम हो। जैसे ये देखो, ये सब मोनो एटॉमिक है, ये देखो, ये देखो, इनके पास एक ही एटम है। यदि कोई मोनो एटॉमिक होता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो यदि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू डाल देंगे तो जरा बताओ सीवी इक्वल टू कितना आ गया, एफ की वैल्यू 3 डाल दी तो 3R/2, और सीपी इक्वल टू कितना आ गया, एफ की वैल्यू डाल दो तो 3 + 2 5R/2। अब यहां पर भी एफ की वैल्यू डाल दो तो कितना आ गया 5/3, 5/3 पॉइसन रेशियो। अब यदि कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन कौन से, जैसे यार आप बहुत ज्यादा जानते हो, जैसे ये देखो, ये देखो, डाई एटॉमिक तो बहुत सारे हैं, आप भी जानते हो है ना, जैसे N2 है, O2 है, Cl2 है, एसेट्रा। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। अब जब यहां 5 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा,
यहां पे 5 डालोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे 5 डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये देख, ठीक है, इसको देख लो। अब ये बात आती है ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस। अब ट्राई एटॉमिक गैस में 2 पार्ट आते हैं, एक आता है नॉन लीनियर, एक आता है लीनियर। नॉन लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होता है, लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। तो जब 7 डालोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 7r/2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 9r/2, वहां पर 7 डालो, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी गामा की, 9/7। और जब लीनियर होगा, मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है और मॉलिक्यूल लीनियर है, तो लीनियर है तो 6 आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी ऐसे, तो ये वैल्यू आ जाएगी ऐसे, और ये वैल्यू आ जाएगी ऐसे। ये इस टेबल को आपको थोड़ा सा याद रखना है, और यदि कोई बच्चा इसमें भी याद रखने में कंजूसी करता है कि सर यार हमें याद नहीं हो रही है, तो वो बस इतना पार्ट याद रखे। यदि मान लो कोई बच्चा कंजूसी करता है कि सर यार ना याद रखे, तो बच्चे सिर्फ पहले 2 के याद रख लो। और रेयर है, 99% इनका कोई लेना देना तुम्हारे से नहीं है, 99% इनका कोई लेना देना तुम्हारे से नहीं है। मगर फिजिक्स में तो है ही है, केमिस्ट्री में नहीं है। मगर यदि मान लो आ जाएगा तो कैसे करोगे, तो क्या छोड़ दोगे? यदि छोड़ देंगे तो 720 में से 720 आएंगे कैसे? तो यदि मोनो एटॉमिक गैस है तो डिग्री, आप बस डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रहेगी तो ये याद रहेगा। क्यों? ये FR/2 होता है, ये F+2R/2 होता है, और ये F+2/F होता है, F+2/F होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से बस ध्यान रखो, ऊपर के 2 याद रखो, और वैसे तो कोई भी तुम्हारे लिए यूज नहीं होंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मगर मेरा काम है पढ़ाना, सारी चीज तो मैं पढ़ा देता हूं। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों, इस बात को जरा समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं वर्क। बच्चों अब वर्क पे आ जाओ। ठीक है, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क कैसे निकालोगे, इस पर करते हैं। छुट्टी नहीं बेटा, बस वर्क निकाल दें तो कल क्या होगा, हमें क्वेश्चन करने को मिलेंगे, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वर्क वाले करेंगे। कि नहीं करना चाहते हो क्वेश्चन आज, मतलब यहीं पे रोकना चाहते हो? यदि यहीं पे रोकना चाहते हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्लास में यहां से चालू कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में चालू कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन हमारे पास पढ़े हैं ये सब वर्क के क्वेश्चन है, ये सब वर्क के क्वेश्चन है, क्योंकि अब क्वेश्चन वर्क में ही आएंगे। और बाकी जो आज पढ़ाया था उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैंने बना भी दिए आपके लिए, वो मैंने बना भी दिए आपके लिए। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ, वर्क पढ़ा दें कि अभी रुक जाए नेक्स्ट क्लास के लिए? नो सर, नो सर, नो सर, छुट्टी कर दें। चलो कोई बात नहीं, छुट्टी कर देता हूं। इससे एक आराम रहेगा कि अगली क्लास में सारा वर्क एक साथ हो जाएगा। वर्क आइसोथर्मल, वर्क एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, और वर्क के क्वेश्चन, वर्क के सारे रिलेशन, सारी बातें एक साथ हो जाएंगी वर्क की। ठीक है, परेशान ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में क्या चीजें आपको ध्यान नहीं देनी है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई रोल नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हो, उसको आप छोड़ सकते हो। बाकी जो मैंने बातें बताई हैं उनको रिवाइज कर लेना। मैंने तुम्हें कहा है कि जब तक थर्मोडायनेमिक्स चले
आप उसको डेली रिवाइज करो नोटबुक को। और उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टर्म होंगे तो वो टर्म के बारे में याद रखना होगा ना। तो याद रखिएगा कि डेली आप नोटबुक को रिवाइज करो और फिर खूब क्वेश्चन करने हैं, डीपीपी लगाते जाओ। और जब हम लोग डीपीपी कर चुके होंगे तो खूब क्वेश्चन करेंगे। मैं इस पूरे चैप्टर में बोर्ड पर आपको कम से कम 150 क्वेश्चन करके दे दूंगा, 150-200 बोर्ड पे ही, देखते जाइएगा। खूब क्वेश्चन करेंगे जैसे एकदम अच्छा हो जाए चैप्टर। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखो। आज के लिए इसी जगह पे छोड़ते हैं, मस्ती करो। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट। हाँ, दशहरा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम पढ़ाई करोगे, अपना बैकलॉग पूरा करोगे, टेस्ट में जो क्वेश्चन तुमसे नहीं है वो करोगे, चीजों को रिवाइज करोगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।